Welcome back to Biology on Earth. In this video lecture, I'm going to discuss about the molecular clock and neutral theory of molecular clock. सबसे पहले जो मॉलिक्यूलर क्लॉक है इसको जीन क्लॉक और एवोल्यूशनरी क्लॉक भी बोला जाता है। जो मॉलिक्यूलर क्लॉक की टेक्निक है इसको हम यूज कर सकते हैं टू रिलेट द टाइम दैट टू स्पीशीज diverges to number of molecular differences, and it is measured by comparing DNA and protein sequences between the two species which are diverged from each other. And DNA and protein sequences they evolve at constant rate among different organisms. जो सबसे पहले मॉलिक्यूलर क्लॉक की थ्योरी आई ये एक स्ट्रिक्ट मॉलिक्यूलर क्लॉक थ्योरी थी। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो डीएनए एंड प्रोटीन सीक्वेंसेस हैं ये सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें कांस्टेंट टाइम पे ही जो है और जो है इनमें डिफरेंस आता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक जो ऑर्गेनिज्म है इसमें जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ये 1 मिलियन ईयर्स में चेंज हो रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म है किसी और ग्रुप के ऑर्गेनिज्म है जो उनमें न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस चेंज हो रहा है जिसके कारण उनकी एक डिफरेंट स्पीशीज बन रही है वो भी 1 मिलियन में ही जो एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ये चेंज होता है। Now this hypothesis was proposed by Emile Zuckerkandl and Linus Pauling। उसके बाद यहाँ पे जो है न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन। जो न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन इट इज गिवन बाय मोतो किमूरा इन 1968। The large number of new mutations do not have effect on evolutionary fitness, so natural selection would neither favor or nor disfavor them। अब हमें पता है नेचुरल सिलेक्शन हमेशा उस ऑर्गेनिज्म को फेवर करती है जिसमें कि कुछ ऐसे जीन पूल हो, ऐसी जेनेटिक डाइवर्सिटी हो जो कि उसकी फिटनेस को इंक्रीज करती हो, जो कि उसके सर्वाइवलशिप रेट या रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को इंक्रीज करती हो। अब इसमें इसने बताया कि जो भी न्यू म्यूटेशंस होती हैं वो न्यूट्रल म्यूटेशंस होती हैं। मींस ये मान के चलते हैं कि वो न्यूट्रल म्यूटेशंस होती हैं उसमें ऑर्गेनिज्म की फिटनेस उसका ऑर्गेनिज्म की फिटनेस में कोई रोल नहीं है। तो अगर फिटनेस में रोल नहीं है मींस वो न्यूट्रल म्यूटेशन है वो किसी भी तरीके से जो ऑर्गेनिज्म है उसकी फिटनेस उसकी जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है इनको इनहांस नहीं कर रही तो नेचुरल सिलेक्शन उनको ना ही फेवर करेगी ना ही डिसफेवर करेगी, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन उस चीज को उस जीन को फेवर करती है जो कि एक ऑर्गेनिज्म की फिटनेस या उसकी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को इंक्रीज करता है। So that's why these neutral mutations either they spread throughout the population and become fixed in all of its members or they would be lost entirely by genetic drift। अब यहाँ पे दो theories हैं। अगर तो कोई ऐसी म्यूटेशन आई जो कि पूरी पॉपुलेशन में स्प्रेड हो गई तो ये जो म्यूटेशन है अब सारे पॉपुलेशन के मेंबर्स में ये प्रेजेंट है तो ये जेनेटिकली फिक्स्ड हो जाएगी, उनके जीन्स में फिक्स्ड हो जाएगी। आगे जो फिक्सेशन का मतलब होता है कि ये नेक्स्ट जनरेशन में मूव करती रहेगी। लेकिन अगर कोई न्यूट्रल म्यूटेशन जो है इसको जेनेटिक जो ड्रिफ्ट है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है कि जो जीन पूल या जीन फ्रीक्वेंसी है या फिर जीन्स में चेंज आ जाना विच इज द चेंज बाय चांस इन फाइनाइट पॉपुलेशन। मींस जो काउंटेबल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन है इसमें कोई जीन चेंज हो जाए, कोई जीन लॉस्ट हो जाए जिसके कारण जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए और ये जो है जीन लॉस ये बाय चांस होता है, इसे हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। या तो ये वाली जो म्यूटेशन है ये पूरे मेंबर्स में जो है स्प्रेड हो जाएगी और जेनेटिकली फिक्स्ड हो जाएगी, उसके जीन्स में फिक्स्ड हो जाएंगी, मींस अगली जनरेशन में पास करती रहेंगी। या फिर दूसरी ऑप्शन क्या होगी, सो जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण ये म्यूटेशन या तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी पॉपुलेशन से। ही प्रपोज दैट द रेट एट विच न्यूट्रल म्यूटेशंस बिकम फिक्स्ड इन पॉपुलेशन इज इक्विवेलेंट टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू म्यूटेशन इन ईच मेंबर ऑफ पॉपुलेशन। सो ये जो थ्योरी है इसके साथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने टाइम में जो न्यू स्पीशीज हैं ये कॉमन एंसेस्टर्स से डाइवर्ज हुई हैं। अब नाउडेज रिसर्चर्स यूज रिलैक्स्ड मॉलिक्यूलर क्लॉक्स। रिलैक्स्ड मॉलिक्यूलर क्लॉक्स वो होती हैं जिनमें कि इन विच दे अलाउ द मॉलिक्यूलर रेट टू वेरी अमंग लिनिएजेस। मींस अब इन्होंने ये रिलैक्सेशन माना है कि जो मॉलिक्यूलर रेट है मींस मॉलिक्यूल्स का जो चेंज होने का रेट है ये एक ऑर्गेनिज्म से एक लीनिएज से दूसरी लीनिएज में वेरी कर सकता है। नाउ अब हम देखेंगे कैलिब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूलर क्लॉक, किस तरीके से हम कैलिब्रेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर क्लॉक को। सो वन मस्ट नो द एब्सोल्यूट एज ऑफ सम एवोल्यूशनरी डाइवर्जन इवेंट्स सच एज स्प्लिटिंग बिटवीन मैमल्स एंड बर्ड्स। अगर हमें मॉलिक्यूलर क्लॉक का पता करना है,
सपोज हमने यहाँ पे एग्जांपल ली है मैमल्स की और बर्ड्स की। अब हाइपोथेटिकली मान लो कि ये जो मैमल्स और बर्ड्स हैं इनमें 5% जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं ये डिफरेंट हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि जो मैमल्स एंड बर्ड्स हैं इनमें 5% न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस जो हैं ये इनमें डिफरेंट हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो डिफरेंस है ये कितने सालों में आया? तो इसके लिए हमें इसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा, हमें कोई एवोल्यूशनरी इवेंट पता होना चाहिए। मींस हमें पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे मैमल्स हैं और जो बर्ड्स हैं इनके हमें कॉमन एंसेस्टर फाइंड करना पड़ेगा। अगर इनका कॉमन एंसेस्टर जो है ये 10 मिलियन ईयर्स पहले इनका कॉमन एंसेस्टर अभी प्रेजेंट था, तो इसका मतलब है कि ये 10 मिलियन ईयर्स में जो मैमल्स एंड बर्ड्स हैं इनमें डाइवर्सिफिकेशन हुई है। वी कैन से 2 मिलियन ईयर्स में 1% इनके जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं इनमें डिफरेंस आता गया होगा। मींस 2 मिलियन ईयर्स में एक जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ये डिफरेंट होता गया होगा, 1% न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो 10 मिलियन सालों में यहाँ पे 5% जो है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस दोनों के डिफरेंट हो गए। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। जैसे अब हम कॉमन वे में एग्जांपल की बात करें तो अगर हम कार ड्राइव करते हैं तो हम कार का ओडोमीटर देख रहे हैं कि कार की स्पीड कितनी है, लेकिन उसकी स्पीड कितनी है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि जो कार है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितने टाइम उसको कितना टाइम लगा है यहां से यहां तक जाने में, और उस टाइम पे उसकी स्पीड क्या थी। इसके साथ हम कार की जो स्पीड है इसको देखते हैं। इसी तरीके से अगर हमें ये पता है कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस में कितना डिफरेंस है तो इसको कैलिब्रेट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इनमें जो डाइवर्जेंस है, जो एवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस है वो कितने टाइम में हुई है। ठीक है, सो टाइमिंग ऑफ इवेंट कैन बी फाइंड बाय फॉसल रिकॉर्ड। जो फॉसल रिकॉर्ड्स होते हैं इनमें कार्बन डेटिंग के साथ या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की डेटिंग के साथ हम पता करते हैं कि जो फॉसिल है उसकी एज कितनी है। तो जो फॉसिल रिकॉर्ड है ये एक एविडेंस होता है, इसके साथ हम टाइम पता करते हैं कि कितने टाइम में जो है डाइवर्सिफिकेशन हुई होगी। सेकेंडली, अगर हमें कैलिब्रेशन को देखना है तो हमें जियोलॉजिकल इवेंट का पता होना चाहिए। जियोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं कि अर्थ पे कोई भी जो है मींस चेंज आए इसकी फॉर्मेशन में या किसी भी तरीके का चेंज आए, जैसे कोई माउंटेन बिल्डिंग हो गई, या फिर अगर हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की बात करें, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पे 225 मिलियन ईयर्स पहले जो यहाँ पे सारे कॉन्टिनेंट्स है, जो इस तरीके से अब सेपरेट 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ये एक ही लैंड मास था, इनकी सेपरेशन नहीं थी, तो एक लैंड मास को हम बोलते हैं पैंजिया। उसके बाद जो ट्रायसिक पीरियड में जो कि 200 मिलियन ईयर्स पहले था उसमें ये जो लैंड मास है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। जो ऊपर वाला है ये लॉरेशिया है और ये गोंडवाना लैंड है। अब यहाँ पे यूरेसिक पीरियड में मींस डायनासोर्स जब डोमिनेटिंग थे 135 मिलियन ईयर्स अगो, ये इस तरीके से कॉन्टिनेंट्स जो है इनकी सेपरेशन स्टार्ट हो गई और ये प्रेजेंट डे में इस तरीके से कॉन्टिनेंट सेपरेटेड हैं। अब हो सकता है कि यहाँ पे जो सेम लैंड मास है पैंजिया है इसमें एक स्पीशीज प्रेजेंट हो, एक ऑर्गेनिज्म की एक स्पीशीज हो, क्योंकि लैंड मास कॉमन है। तो जब इनकी सेपरेशन हुई तो अब यहाँ पे कंडीशंस डिफरेंट हैं, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे हर जगह पे डिफरेंट है, तो उसी हिसाब से जो एक स्पीशीज है वो अडेप्ट करती जाएगी और इस तरीके से स्पीसिएशन हो जाएगी। तो ये एक एग्जांपल हो सकती है कि किस तरीके से हम कोई जियोलॉजिकल इवेंट के साथ भी इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। सो वंस एवोल्यूशनरी रेट इज कैलकुलेटेड मींस कितने टाइम में एवोल्यूशन हुई है, जब हमें ये पता चलता है तो हम जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे भी टू एस्टिमेट द टाइमिंग ऑफ एवोल्यूशनरी इवेंट्स। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि जो अर्थ है ये किस हिसाब से इसमें चेंज हुई है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में क्या है कि जो कॉन्टिनेंट्स है ये इनमें ड्रिफ्ट हो गई, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से जो कॉन्टिनेंट्स है ये दूर दूर मूव कर रहे हैं। तो इस हिसाब से जो इवेंट है, जो मूव करने का इवेंट है, इसकी हमें टाइम पता है, तो इसके साथ हम जो है इसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। सो R इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी। अब इसमें डी का मतलब है प्रोपोर्शन ऑफ बेस पेयर्स दैट डिफर बिटवीन 2 सीक्वेंसेस एंड टी का मतलब है टाइम ऑफ मोस्ट रीसेंट कॉमन एंसेस्टर इन मिलियन ईयर्स। जैसे यहाँ पे हमें पता है कि जो कॉमन एंसेस्टर है ह्यूमंस एंड ओरेंगटन्स में ये 13 मिलियन ईयर्स पहले ये अभी लिविंग कंडीशन में था, फॉसिल रिकॉर्ड से पता चलता है।
तो मीन्स 13 मिलियन ईयर्स में जो ह्यूमंस हैं ये इवॉल्व हो गए, डाइवर्स हो गए फ्रॉम दी ओरेंगटन्स। तो अब हमें ये इसकी एज पता है कि ये एवोल्यूशनरी जो इवेंट है ये कितने सालों में, कितने टाइम में हुआ है। तो अब जैसे सपोज कि इन दोनों में, ह्यूमन और ओरेंगटन्स में, अगर 200 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस का डिफरेंस है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना कि एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को चेंज होने में कितना टाइम लगेगा, अगर हमें इन दोनों का पता है। तो अगर हमें इसे कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, d इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 13 मिलियन ईयर्स लगे, और उसमें सपोज यहाँ पे 200 जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है ये चेंज हो गए। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर क्लॉक को। So this is all about the molecular clock and neutral theory of molecular clock. If you have any type of query regarding this topic, you can ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.